स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आपका एचबी टीचिंग ट्रैक में। और आज हम जो हमारी क्लास चल रही थी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसका लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। और इसमें हम जो है क्या पढ़ेंगे, देखिए ये हमारा सिलेबस था। हमने इसमें बीजाणु जनन और युग्मक जनन पढ़ लिया था। परागण वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, तो परागण टॉपिक हो चुका है ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें रह गई हैं उसकी, लाभ और हानि, वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद निषेचन की तरफ चलेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है परागण और निषेचन। ठीक है, तो चलिए तेजी के साथ हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हम डायरेक्ट परागण से शुरू कर रहे हैं इसको। चलिए देखिए, आ चुका परागण। इसमें परागण की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, पौधों में पराग कणों का परागकोश से बढ़ती गागर तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण एक प्रक्रिया होती है बीजाणुओं यानी कि नर बीजाणु जिसको हम कहते हैं परागकण। तो परागकण उड़कर कहाँ पहुंच जाता है, स्त्री केसर के बढ़ती गागर पर। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का बात करें तो हम, सेल्फ का मतलब खुद से ही, तो इसमें परागकण या तो उसी फूल पर जाएगा या उसी पौधे के दूसरे फूल पर जाएगा। ठीक है, वो घर के घर में रहेगी बात, कहने का मतलब ये है। तो जब एक ही फूल के परागकण उसी फूल के बढ़ती गागर पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर गिरते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब नोटेबल पॉइंट यह है कि एक ही फूल के भीतर हो रहा है परागण, यानी एक ही फूल में काम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। अगर पेड़ एक ही है, फूल दूसरा है, तो उसको हम कहते हैं गिटोनोगैमी, यानी कि सजात पुष्पी परागण। फिर आ जाता है परपरागण। नाम से पता चल रहा है पराया परागण। इसमें क्या होगा, जो परागकण है वो किसी दूसरे पौधे के दूसरे फूल पर जाएगा, यानी पौधा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एक ही पौधे पर काम नहीं होगा। तो जब एक फूल के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फूल के बढ़ती गागर पर पहुंचते हैं तो इसको हम कहते हैं परपरागण। ठीक है, इसे जीनोगैमी भी हम कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद ये परागण के माध्यम थे। क्या क्या माध्यम होते, दो तरीके के माध्यम बताए थे, अजैविक और जैविक। जैविक में ये थे आपके, अजैविक में हवा और पानी, और जैविक में कीट थे, पक्षी थे, चमगादड़ थे, पौधे, और ये चींटी था। तो चींटी का हमने आपको होमवर्क में भी दिया था, लेकिन किसी ने जो था जवाब नहीं दिया था इसका, तो आप जवाब जरूर दें इसका। नहीं आता है, नहीं मिला तो पूछ सकते हैं आप, लेकिन ये आपको इसलिए दिया रहा है कि कुछ आप खुद से भी एफर्ट करना सीखें। सिर्फ बिल्कुल पकी पकाई ना खाएं, थोड़ा आप सर्च करें चीज़ों को, है ना, उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। इनके हमने नाम भी लिख दिए थे, और एक एक एग्जाम्पल हमने ये भी दिया था कि कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे हमने दिया था हवा के द्वारा मक्का में होता है, गेहूं में होता है, चावल में होता है। इन पौधों में जो हवा के द्वारा, आपने देखा होगा हवा चलती है तो गेहूं एकदम पकते रहते हैं, तो ये वही वाली कंडीशन है आपकी। पानी के द्वारा जलीय पौधा होगा, हाइड्रोफिली कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो हाइड्रिला एक पौधा होता है, उसमें देखने को ये मिलता है। ऐसे करके एग्जाम्पल बताने थे। कीटों द्वारा गुड़हल में होता है, गुलाब में भी हो सकता है, कीटों द्वारा होता है परागण, तितली मधुमक्खियों के द्वारा, सरसों में हो सकता है। पक्षियों के द्वारा आपको बताना है, देखिए काफ़ी मैंने बता दी है, हवा के द्वारा भी बता दिया, पानी के द्वारा भी बता दिया आपको, और कीटों के द्वारा भी बता दिया। अब आपको जो है, चलो हल्का हो गया, अब आपको बताना है कि पक्षियों द्वारा परागण किस में होता है, एक पौधे का नाम बताना कम से कम। चमगादड़ द्वारा किस में होगा, और घोंगे द्वारा किस में होगा, और चींटी द्वारा भी किस में होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क दिया था आपको, ये वाला। चलिए अब हम जो है एक टॉपिक और कवर करेंगे परागण से रिलेटेड। परागण से रिलेटेड तीन चीज़ें पूछी जाती है। परागण क्या है, इसके प्रकार बताइए। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है आपसे इसके माध्यम क्या क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और तीसरी चीज़ पूछी जाती है परागण से लाभ और हानि। तो देखिए परागण दो तरीके के होते हैं, एक स्वपरागण एक परपरागण। तो स्वपरागण का हम जान रहे हैं कि स्वपरागण से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे, यानी फायदे की। तो देखिए पहला फायदा इससे क्या होता है, स्वपरागण से पक्का होना। यानी पक्का होने से मतलब है यहाँ निषेचन जो है हो ही जाएगा, चांस ज़्यादातर होने की है, क्योंकि एक ही जगह हो रहा है काम। क्योंकि दूर जाती है तो चांस कम है। जैसे मान लो आपको बॉल जो है बराबर में डालनी है, तो ज़्यादा चांस है आप डाल देंगे। टोकरी बास्केटबॉल होती है, अगर बास्केट पास में रखी है आपकी तो आप डाल ही देंगे ज़्यादातर, तो पक्का है कि आप यहाँ डाल ही देंगे। दूर है तो चांस कम है कि भाई हो सकता ना जाए। वही परागकण का है, अगर पास में परागकण जा रहे हैं तो ज़्यादातर चांस है कि निषेचन के लिए पहुंच जाएंगे वो बढ़ती गागर पर, लेकिन दूर हैं तो दूर का खतरा है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट बनाने आपको, देखो लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर 1 डालेंगे स्वपरागण से फायदे। तो फायदे में नंबर 1 पॉइंट क्या डालेंगे आप, फायदे में नंबर 1 पॉइंट डालेंगे कि निषेचन, वही क्या बोलते हैं, हाँ निषेचन निश्चित ही होगा, परागण की संभावना पक्की होगी। ऐसे कहेंगे यहाँ परागण की संभावना पक्की है।
ये लाइन बना दे, डायरेक्ट पॉइंट बना के लिख दो। परागण की संभावना पक्की होती है क्योंकि बाहरी चीज़ों जैसे हवा पानी पर कम निर्भरता होती है, यानी इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, किसी दूसरे माध्यम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट खुद ही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा संसाधन बचाना, इससे हमारे संसाधन बचते हैं, यानी कीटों को लुभाने के लिए ऊर्जा और रंग बनाने की मेहनत बचती है। अब पौधों में जो है अगर रंग नहीं भी बन रहा है, क्योंकि कीट कब आते हैं, जब फूल अच्छा होता है तो उसमें खुशबू वगैरह होती है, तो अब फूल में खुशबू वगैरह नहीं भी है तब भी यहाँ पर जो है परागण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक ही फूल में हो रहा है, लेकिन ऐसा द्विलिंगी पौधों में होगा। स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है वो द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल में होती है। तो पहला परागण की संभावना पक्की है, संसाधन बचते हैं हमारे, यानी कीटों को लुभाने के लिए पौधों को ज़्यादा ऊर्जा या रंग बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कीट तभी आएंगे जब फूल अच्छा होगा तो। तीसरा है वंश की शुद्धता। अब वंश में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है, जेनेटिक लेवल पर चेंजिंग नहीं आती है, जैसे फूल्स पहले थे वैसे ही नए फूल बनेंगे, ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी उसमें, ठीक है। यानी जैसा हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स होंगे, जैसे माँ बाप होंगे, वैसे ही बच्चे होंगे। संतति के गुणों की शुद्धता बनी रहती है क्योंकि नई चीजें नहीं मिलती। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा अनुकूलन की कमी। किसकी कमी हो जाएगी आपकी? अनुकूलन की कमी। अनुकूलन ऐसे लिखा जाएगा। तो पहले तो आप ये समझे अनुकूलन क्या होता है। जीव का अपने वातावरण में ढालना, जीव का अपने आप को वातावरण में ढालना अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। यानी मेरी बॉडी है, मैं इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा हूं, तो ये मैं इस एनवायरनमेंट के अनुकूल हूं। अगर मैं अनुकूल नहीं होऊंगा इस एनवायरनमेंट के तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ठीक है। तो वैसे ही अनुकूलन की कमी, तो यहां पर जो है तीसरा पॉइंट बताया गया अनुकूलन की कमी, यानी अनुवांशिक अनुकूलन की कमी से क्या मतलब होगा यहाँ पर, यानी ज्यादा अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। जैसे ज्यादातर पौधे क्या होते हैं, जनन के लिए जो है उन्हें एक स्पेसिफिक अनुकूलन चाहिए होता, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता जिसमें वो अपना जनन की प्रक्रिया को जो है कर पाते हैं। जैसे उन्हें थोड़ा नमी चाहिए, थोड़ी हवा चाहिए, टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उन्हें जनन के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन अगर स्वपरागण हो रहा है तो ज़्यादा अनुकूलन की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है, ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा पौधा ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये अनुकूलन की कमी हो गई। ये हो गए हमारे फायदे। एक तो परागण की संभावना, देखो नंबर 1 परागण की संभावना पक्की है, संसाधन बचते हैं, पौधों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रंग और सुगंध बनाने के लिए, वंश की शुद्धता बनी रहती है, जो नई जातियाँ बनेंगी पौधे की उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। और अनुकूलन की कमी होती है, ठीक है, अनुकूलन की ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती पौधों को। ये थोड़ा डिफरेंस लैंग्वेज में चेंज हुआ है तो इसको ना देखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट बना लेना फायदे के, और 4 पॉइंट हमारे कितने हैं नुकसान के। नुकसान क्या है देख लेते हैं सर। अगर मैं बात करूं नुकसान की तो नंबर 1 कम परागण, कम परागकण, ठीक है। अब देखिए पर परागण, अच्छा इसमें कम परागकण, इसका क्या मतलब है, लगातार स्वपरागण से परागकण की संख्या कम हो जाती है। अब वहीं के वहीं जो है परागण होता रहता है तो परागकणों की संख्या क्या है, कम हो जाती है। ये नुकसान होता है, मतलब नुकसान तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको उन्होंने ड्रॉबैक माना। तो पहला याद रखेंगे कि परागकणों की संख्या कम हो जाती है, पहला पॉइंट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट बनाएंगे बदलाव के लिए तैयार नहीं, बदलते वातावरण और बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता कम होती है। स्वपरागण से एक नुकसान ये है कि जो इसमें नई जातियां उत्पन्न होंगी उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो मैं अलग को लिख देता हूं पॉइंट ताकि आप आसानी से याद कर सकें। नई जातियों में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, ऐसा करके पॉइंट बना देंगे इसका, ठीक है। जो नई जाति बनेंगी स्वपरागण के द्वारा उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। हाइब्रिड जाति थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है जिसमें जीन्स अलग से भी आए होते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, कमजोर पीढ़ी, नई पीढ़ी के पौधे धीरे धीरे कमजोर और बीमार हो सकते हैं, ये ड्रॉबैक है, ये इसी से रिलेटेड है। और बीजों की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो ये 4 पॉइंट है, आपको याद रखना है। परागकणों की संख्या कम हो जाती है, दूसरा पॉइंट है नई जातियों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, कमजोर पीढ़ी उत्पन्न होती है, और बीजों की क्वालिटी भी जो है
ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये हो गए हमारे स्वपरागण के फायदे और नुकसान। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने आपको बनवाए हैं, आप आराम से बना लेंगे, इतने डायग्राम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओनली थ्योरी लिखेंगे आप। फिर आ जाइए डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी फायदे और नुकसान किसके, परपरागण के। तो परपरागण के जरा फायदे देख लेते हैं सबसे पहले। परपरागण मतलब दूसरे पौधे पर परागकणों का पहुंचना। पहला यहां पर दिया गया है संकर ओज, हाइब्रिड बाइगर। परपरागण से उत्पन्न पौधे अधिक स्वस्थ, बड़े और शक्तिशाली होते हैं। देखिए ये आ गया, यहाँ सर हाइब्रिड जातियां बनेंगी। यहाँ पर हाइब्रिड जाति ज़्यादा मजबूत बताई जाती है, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो उसी का उल्टा कर देंगे, जो वहाँ नुकसान थे वो यहाँ फायदे हो जाएंगे। तो पहला क्या याद रखना आपको, पहले पॉइंट में लिखेंगे परपरागण से उत्पन्न पौधे अधिक स्वस्थ, बड़े और शक्तिशाली होते हैं, ये पहला फायदा। फिर दूसरा फायदा, आनुवांशिक विविधता देखने को मिलेगी इसमें। इससे पौधों में नए गुणों का समावेश होता है और विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, आनुवांशिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। दूसरा फायदा है आनुवांशिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है इसकी। इससे नई और रोग प्रतिरोधी जातियां तैयार की जा सकती हैं। तो आप सिंपल इसको किस तरीके से लिखेंगे, रोग प्रतिरोधकता की क्षमता अधिक होती है। पूरा पॉइंट इस तरीके से बना के इसको लिख देंगे कि क्षमता अधिक होती है, पूरी लाइन इस तरीके से बना देंगे। चौथा फायदा क्या है इससे, बेहतर उपज। फल और बीज बड़े, भारी और सेहतमंद होते हैं, उनकी संख्या भी जो होती है अधिक होती है। तो बीज कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो ये 4 फायदे हो गए इसके। चलिए अब नुकसान देखते हैं इससे क्या है। पहला नुकसान उन्होंने बताया आपको, माध्यम पर निर्भरता। परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, खुद से नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ ड्रॉबैक माना जा रहा है, जबकि स्वपरागण में अलग से माध्यमों की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं थोड़ा सा पौधा हिला या हवा चली हल्की सी, वहीं के वहीं पहुंच गया। ठीक है, माध्यम पर निर्भरता होगी, यानी कि परपरागण होने के लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है, बिना माध्यमों के परपरागण नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से बाहरी कारकों जैसे कीट, वायु, जल पर निर्भर करता है, जिससे ये अधिक अनिश्चित हो जाता है। दूसरा की बात करें, दूसरा नुकसान क्या है, संसाधनों का व्यय। इसमें संसाधन खर्च होंगे, कीटों को आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फूलों को अच्छा करना पड़ेगा, खुशबूदार करना पड़ेगा, खूबसूरत करना पड़ेगा, तभी कीट आएंगे। तो पौधों को ऐसे लिख देंगे हम, कीटों को आकर्षित करने के लिए संसाधनों का खर्च या संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ऊर्जा खर्च करने का मतलब है आपको लागत लगानी पड़ेगी, फूलों का अच्छा करना पड़ेगा, तभी तो कीट आएंगे फूल पर बैठने। खाद पानी अच्छा डालना पड़ेगा आपको। परागकणों की बर्बादी, इसमें परागकणों की बर्बादी बहुत होगी। क्यों, मान लो एक प्लांट यहाँ ये है और एक प्लांट ये, अब यहाँ से 10 परागकण उड़कर गए, तो ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 जो हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उनमें से बहुत सारे रास्ते में ही गिर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं परागकणों की इसमें बर्बादी होती है। और चौथा जो इसका नुकसान है वो है शुद्धता की हानि। क्या हो जाएगी, शुद्धता की हानि, यानी यहाँ पर जातियाँ जो मिलेंगी आपको शुद्ध नहीं मिलेंगी। तो इस पॉइंट को आप कैसे लिखते हैं, जातियाँ शुद्ध नहीं होती, जातियाँ शुद्ध नहीं होती, हाइब्रिड होती हैं, मिलावट होती है जीन्स में। शुद्ध नस्ली यानी नस्ली पौधे नहीं बनते यहाँ पर, शुद्ध नस्ली पौधे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो देखिए ये लाभ और हानियाँ हो गई आपके, सिंपल तरीके से पॉइंट बना लेना। कोई पॉइंट आपको भारी लग रहा है तो उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, मैंने भी बता दिया है। ठीक है, आपको किताब वगैरह भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से सिंपल पॉइंट उठा लें। चलिए, ये हमारा परागण आज पूरा हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं निषेचन। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं निषेचन क्या होता है, तो निषेचन को समझ लीजिए जल्दी से। बीजाणु जनन के बाद युग्मक जनन हुआ था, तो पहले बना था मादा युग्मक। क्या बना आपका बना नर युग्मक, जो कि परागकण में बना था, नर युग्मक, और एक बना आपका मादा युग्मक। ठीक है, अब नर युग्मक भी बन गया और मादा युग्मक भी बन गया। परागण की प्रक्रिया के द्वारा जो ये नर युग्मक है ये यहाँ पर पहुंच जाता है मादा युग्मक के पास, वो अभी हम देखें कैसे पहुंचा। फिर ये दोनों युग्मक आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, और यहाँ पर ये सिंगल एन होगा, ये भी आगुणित कहेंगे इसको, और ये भी आगुणित होगा। दोनों कंबाइंड होंगे, संलयित होंगे और क्या बनाएंगे, द्विगुणित संरचना बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट।
क्या कहेंगे इसको हम? जाइगोट। और हिंदी में अगर हम बात करें तो युग्मनज। तो ये निषेचन कहलाता है, यानी नर युग्मक, सिंपल सी डेफिनेशन है, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में या परस्पर संलयित होना क्या कहलाता? हमारा निषेचन कहलाता। तो यही डेफिनेशन आपकी मानव में भी चल जाएगी और पौधों में भी। पौधों में चलिए तो ऐसे कहेंगे, पौधों में नर युग्मक और मादा युग्मक का परस्पर संलयित होकर द्विगुणित संरचना जाइगोट बनाने की प्रक्रिया, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित संरचना युग्मनज बनाता है या जाइगोट बनाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? निषेचन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। अच्छा, इसमें निषेचन होता, हो गया निषेचन। निषेचन के बाद भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है। चलो देखो, ये परागकण उड़कर है, मान लो ये हो रहा है स्वपरागण, क्योंकि एक ही फूल पर काम हो रहा है। तो यहां से परागकण जो है यहां पर एंटर कर गए, यहां से परागकण यहां पर एंटर कर गए। अब ये परागकण अंदर घुसेंगे, तो परागकण पूरा अंदर नहीं जाएगा, यहां पर जो दो युग्मक बनते थे वो युग्मक वो यहां से एंटर करेंगे इस तरीके से। यहां हो गया था परागण पूरा, फिर ये अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये बीजांड द्वार है और यहां से एंटर करेंगे इसमें। ठीक है, और जब एंटर कर जाएंगे तो ये डायग्राम थोड़ा सा जूम करके हमने दिखा दिया। जब भ्रूण कोश बनाया था कल हमने, तो यहाँ पर द्विगुणित संरचना होती थी, ये 2n होती थी ऑलरेडी। ये कैसी संरचना होती है हमारी? 2n द्विगुणित। अब ये देखो दो युग्मक अलग से जो आए नर युग्मक, ये एंटर कर गए इसमें। अब इसमें से एक युग्मक तो मिलेगा यहीं इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3n। क्या हो जाएगा ये हमारा? फिर ये 3n हो जाएगा। और एक युग्मक जो जुड़ेगा वो अंडकोशिका से जुड़ेगा। ये मुख्य निषेचन है। तो निषेचन जो कहलाएगा वो ये कहलाएगा, इसी को हम कहते हैं निषेचन। और जो द्वि निषेचन है वो ये है आपका, ये पूरा चैम्बर जो कहलाता था भ्रूण कोश, और इसके अंदर जो बीच में सेंटर में इसको कहते हैं भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष 2n होता है, एक n इसमें और जुड़ जाता है, यानी एक केंद्रक, तो ये 3n हो जाता है, त्रिगुणित संरचना हो जाती है। इसी को हम कहते हैं द्वि निषेचन। तो ये हो गई हमारी निषेचन की प्रक्रिया। अब मैं इसको थोड़ा और दिखा देता हूँ डायग्राम के हिसाब से। देखिए, पुष्पी पौधों में निषेचन तो कई स्टेप में होगा। सबसे पहले देखो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? निषेचन की परिभाषा में, परिभाषा में आपको लिखना होगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक परस्पर संलयित होते हैं तो संलयित होकर ये एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित पदों में पूर्ण होता है, ये यानी कई पदों में पूर्ण होता है, और वो एक एक करके पद फिर यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1, पहला पद डालेंगे आप परागण और परागकण का अंकुरण। सबसे पहले क्या होगा? परागकण उड़कर कहाँ आएंगे? वर्तिकाग्र पर आएंगे, जो कि परागण में हो जाता था। वो पहला स्टेप है निषेचन का, ऐसा मान लो। जो परागण है वो निषेचन का पहला स्टेप है। तो परागण होगा सबसे पहले, और परागण में क्या होता है? परागकण का अंकुरण, क्योंकि निषेचन के लिए पहला स्टेप यही होगा। मान लो ये वर्तिकाग्र की सरफेस है और ये परागकण यहाँ पर आकर सरफेस पर रुक गए हैं, और इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला हेडिंग क्या डालेंगे? परागकण का अंकुरण। तो यहाँ पर आकर परागकण अंकुरित होगा। अंकुरित से मतलब है वो उसमें से ऐसे मान लो कली निकलना शुरू हो जाएगी, यानी यहाँ से ये केंद्रक जो एंटर करना शुरू कर जाएंगे। तो परागकण परागकोश से निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। वहाँ नमी और शर्करा को सोख कर, नमी भी चाहिए होगी इनको, शर्करा को, उसको एब्जॉर्ब करके परागकण फूल जाते हैं, और ये परागकण फिर अंकुरित हो जाते हैं। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। जब अंकुरण हो जाएगा तो दूसरा स्टेप होगा पराग नलिका की वृद्धि। अभी निषेचन नीचे नीचे एंटर करते रहेंगे तो एक पाइप बनता रहेगा, एक नलिका बन जाएगी अंदर को, इसे हम कहेंगे पराग नलिका। तो पराग नलिका की वृद्धि शुरू हो जाएगी दूसरे स्टेप में। पराग नलिका वर्तिकाग्र और अंडाशय के ऊतकों के माध्यम से बढ़ती रहती है। तो ये लाइन लिख देंगे यहाँ पर। ये वृद्धि केमोट्रोपिज्म के द्वारा निर्देशित होती है। केमोट्रोपिज्म क्या है? केमिकल है, इसके द्वारा कंट्रोल होती है। नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे से बताएंगे। पराग नलिका की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। हेडिंग डाल के एक ही लाइन यही सेम बना देंगे, ये पूरी लाइन लिख देंगे आप। ये दूसरा पॉइंट हो गया। जब पराग नलिका बन जाएगी, यहाँ तक देखो, यहाँ तक पराग नलिका ही बनी, यहाँ तक, फिर बीजांड में प्रवेश हो जाएगा। ये रास्ता बन गया यहाँ से। अब ये दोनों बीजांड जो है यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, तो बीजांड में प्रवेश ये लिखेंगे। पराग नलिका बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका किसके द्वारा प्रवेश कर रही है? बीजांड द्वार, ये जो गेट है यहाँ से प्रवेश कर रही है। ठीक है, अब बीजांड में प्रवेश हो गया तो देखो प्रवेश की ये डायग्राम देखो, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। अब यहाँ पर आ जाइए अंदर।
ये यहाँ पर ज़्यादा दिखाई गई हैं सेल्स, ये इस तरीके से 3 सेल्स होंगी यहाँ पर, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 होंगी, एक सेल ये है, एक सेल ये और एक सेल ये 2n संरचना पहले से ऑलरेडी होती है। अब 2 न्यूक्लियस हो रहे हैं, एक ये आया है आपका और एक ये आया। अब इनमें से एक जो है, इनमें से एक जो है वो भ्रूणपोष के साथ संलयित हो जाएगा और एक जो हो जाएगा अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाएगा। ये हमारा निषेचन होगा और ये द्विव निषेचन होगा। ठीक है, चलिए त्रिसंलयन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि 3 केंद्रकों का संलयन इसमें हो जाता है। तो पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की थ्योरी ये, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट की थ्योरी ये। डायग्राम बनाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में डायग्राम बना देना ये वाला। ठीक है, पूरा यहाँ पर परागकण भी रखा हुआ हो जाएगा, ये परागनलिका भी हो जाएगी आपकी, या बीच में दिखा भी देंगे ये 2 न्यूक्लियस जा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर डॉट डॉट बना देंगे और फिर ये वाला डायग्राम बना देंगे। ठीक है, चलो मैं अलग को बना दूंगा डायग्राम कौन कौन से बनाने। अब ये एंटर कर चुका, निषेचन हो गया आपका। निषेचन की प्रक्रिया हमारी ये हो गई। पहले देखो 2 चीज़ें हो रही हैं अंदर, एक ए हो रहा है, बीजांड में प्रवेश के बाद आपको लिखना ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट है निषेचन, भ्रूण का बनना। पहला नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन होता है, इसे हम निषेचन कहते हैं। ये दिखाया गया, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़कर भ्रूण बना रहे हैं। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। त्रिसंलयन, त्रिसंलयन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक केंद्रक था वो बीच में उपस्थित जो भ्रूणपोष होता है उसके साथ संलयित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। फिर निषेचन की बात की घटना है क्या, भ्रूणपोष बन जाता है और बीज और फल का निर्माण हो जाता है। तो अब देखिए किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, तेजी से समझ लीजिए। और ये लास्ट पॉइंट है हमारा। सबसे पहले आपको चिपका देनी है परिभाषा निषेचन की स्टार्टिंग में। तो परिभाषा ये है, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक का आपस में संलयित होकर क्या बनाना, जाइगोट बनाना, युग्मनज बनाना। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, फिर बता देंगे पुष्पीय पौधों में निषेचन की प्रक्रिया कई पदों में पूर्ण होती है। पहला नंबर 1 डाल देंगे। अब बी उसका अंकुरण। तो देखिए बनाने का तरीका देख लो, इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से कैसे बनाते हैं। ये बना दी हमने वर्तिकाग्र और इसकी इस तरीके से हमने शेप ले ली। ठीक है, ये हमने पुष्पासन बना दिया इतना। अब उसके बाद क्या करना आपको, ये मान लो परागकण यहाँ पर आ गया, ये आ गया यहाँ पर परागकण। ठीक है, अब ये इसका अंकुरण हो जाएगा और यहाँ से जो है इस तरीके से ट्यूब बना देंगे। अच्छा, यहाँ थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ इसको, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। देखिए इसके बनाने का तरीका देख लो आप। पहले तो ये बना देंगे वर्तिकाग्र, फिर ये टेपर लेंगे यहाँ से, इस तरीके से बना देंगे। ये हमने बना दिया पुष्पासन। ठीक है, मैंने कलर को चेंज कर लिया और इसके अंदर बना दिया बीजांड। ठीक है, ये बन गया आपका बीजांड। इसमें आपकी 3 सेल्स ऊपर को लगी हुई होती हैं और 3 नीचे की ओर लगी हुई होती हैं। ठीक है, ये सब सिंगल एन होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो मादा युग्मक को कहलाती है वो नीचे की बीच वाली से कहलाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एक 2n स्ट्रक्चर बना हुआ होगा आपका। तो देखिए इसको डायग्राम एक तो ये बना देंगे आपको, और यहाँ पर आप दिखाएंगे कि ये आ गया हमारा परागकण। क्या आ गया हमारा, ये परागकण। इसमें होंगे 2 न्यूक्लियस, इसका यहाँ अंकुरण होगा और यहाँ से जो है ट्यूब बनाते हुए दिखा देंगे और यहाँ से एंटर हो जाएगी इस तरीके से। एक डायग्राम ये बना देंगे आप, और दूसरा डायग्राम क्या बनाएंगे आप, दूसरा डायग्राम सिर्फ इसका बना देंगे। ये ए डायग्राम हो गया हमारा। बी डायग्राम जो बनाएंगे आप वो सिर्फ भ्रूणकोश का बनाएंगे, ये अंदर अंदर का। ठीक है, ये अंदर वाला। अब इसमें जो है आप दिखा देंगे कि किस तरीके से निषेचन और द्विव निषेचन हुआ है। ठीक है, इनको प्रतिमुख कोशिकाएं कहते थे हम, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिकाएं। और ये हमारी जो होती थी दोनों सहायक कोशिकाएं होती थी, ये बात हम पहले जान चुके हैं। और ये हमारा भ्रूणपोष होता है बीच में, इसको हम क्या कहेंगे, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष
और ये 2n होता है हमारा। अब जो वो 2 न्यूक्लियस आए थे आपके, जो वो 2 न्यूक्लियस आए थे जो एंटर करें 2 न्यूक्लियस, एक ये है और एक ये है, तो एक तो संलयित हो जाएगा हमारा इनके साथ, एक किसके साथ संलयित हो जाएगा हमारा, एक भ्रूणपोष के साथ संलयित हो जाएगा केंद्रक और एक अंडकोशिका के साथ। ये जो कहलाएगा हमारा निषेचन कहलाएगा और ये जो कहलाएगा हमारा द्विनिषेचन कहलाएगा। तो डायग्राम को अच्छे से बना लेना, ज़्यादा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, काम काम के बनाना। तो एक डायग्राम ये बना देना इस तरीके से, और आप इमेज निकाल के बना सकते हैं अच्छे से, और फिर इसके अंदर का काम दिखाएंगे, क्योंकि अब अंदर काम चल रहा है तो पूरा बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, यहीं पर समझा देंगे। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी परिभाषा की। उसके बाद बताएंगे जब 2 केंद्रक भ्रूणपोष, ये क्या कहलाएगा, पूरा चैम्बर भ्रूणकोष, ये पूरा चैम्बर हमारा क्या कहलाएगा, भ्रूणकोष। तो जब दोनों युग्मक भ्रूणकोष में प्रवेश कर जाते हैं, देखो लिखेंगे कैसे, जब दोनों युग्मक भ्रूणकोष में प्रवेश कर जाते हैं तो उनमें से एक युग्मक जो है बीच में उपस्थित भ्रूणपोष के साथ संलयित हो जाता है और एक युग्मक जो अंडकोशिका के साथ संलयित हो जाता है। अंडकोशिका के साथ संलयित होने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, जबकि भ्रूणपोष के साथ संलयित होने की प्रक्रिया को हम द्विनिषेचन या त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। जब ये निषेचन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा, अभी हमने बताया, और फिर जाइगोट में सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा और फिर भ्रूण का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो भ्रूण का बनना स्टार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज हमने अपनी जो क्लास कहाँ तक पूरी कर ली है, वो हमने पूरी कर ली है निषेचन तक। अब हमारे लास्ट का एक ही स्टेप मान के चलो, एक स्टेप रह गया है, यानी अब हम जानेंगे बीज किस तरीके से जो है बन जाता है, यानी भ्रूण का विकास होगा। ये आ गया हमारा सिलेबस। ठीक है, निषेचन हो गया। अब क्या रह गया, भ्रूणीय परिवर्धन, क्योंकि जाइगोट में जो डिवीजन हो जाता है उसके बाद भ्रूण बनता है हमारा। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, जो कि हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप अपने क्लास को जरूर देखें, पिछली क्लासें जो हुई हैं वो भी ज़रूर देखें, और काम को अपडेट करें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपका बोर्ड बहुत जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद।